जो कम्युनिस्टों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पूरी लाइन है, उनका पूरा जो विश्लेषण है, भारत की परिस्थिति से मेल ही नहीं खाता। एमसीसी जो आप कह रहे हैं, इसको तो मूरी कटवा पार्टी कहा जाता है, 6 इंच छोट कर देने वाली पार्टी कहा जाता है। उस पार्टी में ज्वाइन करके आज आप जहाँ तक हैं, तो इसमें आपको क्या, आपने क्या अनुभव किया? मूरी कटवा पार्टी वास्तव में है कि नहीं? देखिए, पहली बात है कि एक वामपंथी आंदोलन की वो भी एक धारा है, एक एनआरकी धारा है। पिताजी का प्रभाव मेरे ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त पड़ा और हम भी जब पढ़ रहे थे, 10वीं की परीक्षा हम दे रहे थे, उसी दौर में हम पर वामपंथी आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और एक तरह से कहिएगा तो आपातकाल ख़त्म हो गया था, जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन चुकी थी, परिस्थितियाँ भी काफ़ी बदल गई थी। वहाँ कुछ ही दिनों तक थे, लेकिन जैसे ही हमारी समझदारी विकसित हुई तो हम उस धारा को मैंने खुद निर्णय लेकर के छोड़ा। मैं समझता हूँ कि भारत में अंबेडकर के रास्ते पर आगे बढ़ करके, गांधी के रास्ते पर आगे बढ़ करके, आचार्य नरदेव के रास्ते पर आगे बढ़ करके, जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर आगे बढ़ करके ही कुछ किया जा सकता है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, संघर्ष के बल पर सत्ता प्राप्त कर सिवान की राजनीति में एक बड़े नाम बन चुके जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव रमेश कुशवाहा जी आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। चलिए, आपके भी चैनल को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सिवान हो, बिहार हो या जनता दल यूनाइटेड की राजनीति हो, रमेश कुशवाहा एक बड़े नाम है। पिछड़े आंदोलन के बड़े नेता माने जाते हैं और तमाम तरह के संघर्षों के गवाह रहे हैं। सिवान की राजनीति के भी गवाह रहे हैं और बिहार की राजनीति के भी गवाह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जब बिहार में कुशवाहा आंदोलन और सामाजिक आंदोलनों को जोर पकड़ाना था, तो जो सबसे मजबूत कंधा उन्होंने चुना, उसमें रमेश कुशवाहा का नाम शामिल है। आज वही रमेश कुशवाहा द देसी अड्डा के मंच पर बैठे हैं। इनके बारे में बहुत सी बातें हैं, तो हम बारी बारी से आज आपसे बात करेंगे। ठीक है। कैसा लगा, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आकर के, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पहले से भी चाहता था कि आपके यहाँ हम आए, संजोग से बातचीत हुई और आपके यहाँ आए। तो देखिए रमेश जी, आप तो बड़े सुलझे हुए और बुद्धिजीवी नेताओं की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि आपका जो राजनीतिक जीवन रहा, शुरुआत रही वो काफ़ी संघर्षों से रहा, काफ़ी विवादों से रहा, लेकिन जो अब है, जो वर्तमान समय में रमेश कुशवाहा है, वो सिवान की राजनीति के देखा जाए तो धीरे धीरे चाणक्य बनते जा रहे हैं। कहा जा रहा है, अब चाणक्य हैं कि नहीं ये तो आप बताएंगे, लेकिन कहा जा रहा है। तो उस रमेश कुशवाहा का जो जीवन था, शुरुआती जीवन, कैसे शुरू हुआ, कैसे आप सफर में तय किए, पहले ये भी जान लेते। देखिए, एक तो हमारा परिवार शुरू से ही एक पॉलिटिकल परिवार रहा है। आज़ादी के लड़ाई में गांधी जी के साथ हमारे परदादा रामदयाल महतो जी शरीक थे नमक सत्याग्रह आंदोलन में। वो जेल भी गए थे, लंबे समय तक वो जेल भी रहे। उसके बाद मेरे पिताजी शुरू से ही वामपंथी आंदोलन में रहे, सीपीआईएम में रहे मेरे पिताजी। और 67 में जब नक्सलवाड़ी की घटना घटी, तो वो एक नक्सलवाड़ी आंदोलन की एक धारा थी, एमसीसी, माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र जिसे कहा जाता था, उसके साथ जुड़े। और उन नेताओं का आना जाना मेरे घर रहता था, और उसका प्रभाव, पिताजी का प्रभाव मेरे ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त पड़ा। और हम भी जब पढ़ रहे थे, 10वीं की परीक्षा हम दे रहे थे, उसी दौर में हम पर वामपंथी आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, खास करके पिताजी के चलते। मेरे घर उस समय के पूर्व विधायक सीपीआईएम के गिरधारी राम भी आते थे। कम्युनिस्ट आंदोलन के जो भी बड़े नेता, उसमें यूं कहिए तो भगवान शर्मा एक भगवानपुर के होते थे, वो भी मेरे घर आते थे। और छात्र जीवन में हमें पिताजी अपने साथ कई मीटिंगों में ले गए। एक बार हरिकिशन सिंह सुरजीत आए थे, सीपीआईएम के राष्ट्रीय महासचिव, बड़े पुराने नेता। हाँ, बड़े पुराने नेता। छपरा आए थे, एक क्लास चल रहा था कम्युनिस्टों का,
उसमें एक छात्र के बात और मैं भी शरीक हुआ था। तो उस ढंग से देखें तो शुरू से ही हम वामपंथी आंदोलन के साथ जुड़े रहे। और जब हमारे पिताजी नक्सल आंदोलन में गए सीपीआईएम छोड़ करके, तो हम भी गए। उस कुछ ही दिनों बाद अ, हमारा संपर्क सीपीआईएमएल नेता, उसके जो राष्ट्रीय महासचिव थे विनोद मिश्रा से, वो भी एक दूसरी एक कहानी है। हमको बड़ी इच्छा थी उस समय सीपीआईएमएल के नेतृत्व में भोजपुर इलाके में, पटना के पुनपुन, मसौड़ी, धनरुआ इलाके में आंदोलन चल रहा था। और एक तरह से कहिएगा तो आपातकाल खत्म हो गया था। जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन चुकी थी, परिस्थितियां भी काफी बदल गई थी। ठीक वही दौर था कि भोजपुर का संघर्ष, किसान आंदोलन बड़ी चर्चा का केंद्र था और विनोद मिश्र उसको नेतृत्व कर रहे थे। और हम थे एक तरह से, अमर जी ने पिछले बार जो कहा वो ठीक ही कहा, हम एमसीसी में के प्रभाव में हम थे। उसी दौर में हम किताब खरीदने माओ से तुंग का हम गए थे नेपाल। वो एक है वाल्मीकि नगर के बाद त्रिवेणीगंज। तो वही हम किताब माओ से तुंग की संकलित रचना हमको पढ़ने की इच्छा थी, हम गए वहाँ खरीदने के लिए। तो वहीं पर नेपाल के नेकपा यमाले के एक नेता से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं। तो मैंने बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सीपीआईएमएल विनोद मिश्रा के साथ जुड़िए। तो उन्हीं के संपर्क से हम मुजफ्फरपुर गए, आम गोला रोड में। और एक प्रोफेसर अनिरुद्ध राय थे जो सीपीआईएमएल के थे, अंडरग्राउंड लीडर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। और बाद में उन्होंने हमको पवन शर्मा से, जो सीपीआईएमएल के स्टेट सेक्रेटरी थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। और 1978 के, आपको जून जुलाई का महीना होगा, ठीक ठीक एग्जैक्ट डेट हमको याद नहीं, मेरे घर आए और मैं सीपीआईएमएल का मेंबर बना। और मेरे पिताजी भी सीपीआईएमएल में हो गए। जो भी सीवान की यूनिट थी उस समय, एक सतदेव मिश्र हुआ करते थे, वो टीचर थे, इसी उजाय स्कूल में टीचर थे, वो भी जुड़े। एक डॉक्टर पीएन पाल जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बड़े डॉक्टर थे, वो भी जुड़े। ये सब हम लोग की एक टीम बनी और हम लोगों ने सीपीआईएमएल की शुरुआत सीवान में की। अच्छा देखिए, एमसीसी जो आप कह रहे हैं, इसको तो मूरी कटवा पार्टी कहा जाता है, 6 इंच छोट कर देने वाली पार्टी कहा जाता है। उस पार्टी में ज्वाइन करके आज आप यहाँ तक हैं, तो इसमें आपको क्या, आपने क्या अनुभव किया? देखिए- मूरी कटवा पार्टी वास्तव में है कि नहीं? देखिए, पहली बात है कि एक वामपंथी आंदोलन की वो भी एक धारा है, एक एनआरकी धारा है, एक अराजक धारा है। वो भारत की परिस्थितियों से कहीं उसका मेल नहीं है, क्योंकि भारत का ऑब्जेक्टिव कंडीशन एक दूसरे ढंग का है। और ऐसी परिस्थिति में उन सब पार्टियों की कोई जरूरत थी नहीं। तो आप बहक गए थे नहीं क्या? नहीं, माने हम माने हम वही हम बाकी नहीं थे। हमारा तो, मैं कह रहा कि हमारे लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ की एक शुरुआत थी। और शुरू में आदमी बहुत कुछ गहरी समझदारी नहीं रखता है, तो हम वहाँ कुछ ही दिनों तक थे। लेकिन जैसे ही हमारी समझदारी विकसित हुई, तो हम उस धारा को, मैंने खुद निर्णय लेकर के छोड़ा और सीपीआईएमएल के साथ जुड़ा। और जहाँ तक सीपीआईएमएल की बात है, मैं इस पर भी कह देना चाहता हूँ कि सीपीआईएमएल को जब मैंने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा, अब जैसे कि देखिएगा, दुनिया में वामपंथी आंदोलन का अलग अलग हिस्ट्री है। रूस का अलग है, चीन का अलग है, वियतनाम का अलग रहा है। लेकिन भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, चाहे सीपीआईएमएल हो, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो। सीपीआई 1925 में बनी, सीपीआईएम जो 1964 में बनी, और उसी का एक धारा निकला जो सीपीआईएमएल बना, जो 22 नवंबर 1969 को बना। तो ये कोई भी वामपंथी आंदोलन की जो धारा रही, ये भारत की ठोस परिस्थिति में उसकी लाइन को तय नहीं कर सकी। इन लोगों ने रूस की कार्बन कॉपी किया, चीन की कार्बन कॉपी किया, इसीलिए वामपंथी आंदोलन अपना गहरा असर भारत पर नहीं डाल सका। मैं समझता हूं कि भारत में अंबेडकर के रास्ते पर आगे बढ़ करके, गांधी के रास्ते पर आगे बढ़ करके, आचार्य नरेंद्र देव के रास्ते पर आगे बढ़ करके, जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर आगे बढ़ करके ही कुछ किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अब इस देश में वामपंथियों की जरूरत नहीं? ऐसा मैं नहीं मानता। इस देश में वामपंथी जो, अभी जो वामपंथ का जो स्वरूप है, इस रूप में नहीं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी के रूप में, एक पीपुल्स पार्टी के रूप में होना चाहिए।
जिसका ढांचा एक जन पार्टी का हो, जिसमें समाज के विविध धारा के लोग रहें। जैसे कांग्रेस पार्टी जिस दौर में बनी थी मिस्टर ह्यूम के नेतृत्व में, तो वहां देखिएगा सोशलिस्ट धारा के लोग भी थे, लेफ्ट धारा के भी लोग थे, गांधीयन भी थे, अम्बेडकराइस्ट भी थे, और साथ ही साथ हिंदू महासभा के लोग भी थे। गांधी जी ने सब धारा को एड्रेस किया था उस दौर में। हम ये जो समझते हैं कि आज जो कम्युनिस्टों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी पूरी लाइन है, उनका पूरा जो विश्लेषण है, भारत की परिस्थिति से मेल ही नहीं खाता। मैं मार्क्सवाद को मैंने कभी खारिज नहीं किया, आज भी मैं खारिज नहीं करता हूं। आज भी मैं मार्क्सवाद का जो भौतिकवादी दर्शन है उसको मैंने आत्मसात किया है। हाँ, कम्युनिस्टों की जो पॉलिटिकल लाइन है उससे मेरा विरोध।